हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC 2 पॉइंट पर करंट अफेयर। जैसा कि आपको जानते हैं, करंट अफेयर से प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपको इस PCS और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उसी को क्रम में आज इस मोटिवेशन के साथ कि असफलता की सड़क पार करनी पड़ती है सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। असफलता की सड़क पार करनी पड़ती है सफलता की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए, यानी सफल होना है अगर हमें, तो असफलता की जो सड़क है उसे पार करनी ही होगी। जब तक हम असफलता की सड़क को पार नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं, तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास आज की करंट अफेयर्स में। पहले एक बार सरसरी निगाह से सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। अपोलो 8 मिशन के किस एस्ट्रोनॉट का निधन प्लेन दुर्घटना में हो गया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर किस भारतीय संस्थान का नाम स्थान है? RBI द्वारा घोषित रेपो रेट जून माह में क्या है? नागी व नकटी रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खुला है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? H5N2 वायरस का संबंध किस बीमारी से है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो देखते हैं आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। अपोलो 8 मिशन के किस अपोलो 8 मिशन, जैसा कि आपको पता होगा, अपोलो 8 मिशन कब गया था? 21 दिसंबर 1968 को गया था। अपोलो 8 मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 21 दिसंबर 1968 को भेजा गया था। इसमें तीन जो एस्ट्रोनॉट थे उनको भेजा गया था। तीन एस्ट्रोनॉट्स थे। विलियम ए एंडर्स थे। विलियम ए एंडर्स जो कि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में अपना एक छोटा सा प्लेन प्राइवेट जेट उड़ा रहे थे। उस प्राइवेट जेट उड़ाने के दौरान वो प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से इनका हाल ही में निधन हो गया। यानी चंद्रमा के पहले चंद्रमा का चक्कर लगने वाला, चंद्रमा का चक्कर मतलब ये चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, लेकिन चंद्रमा का चक्कर बाहर लगाए थे पहले अंतरिक्ष यात्री। चंद्रमा का चक्कर बाहर लगाने वाले यात्री कौन है? विलियम, जिनका हाल ही में अपोलो 8 मिशन कब भेजा गया था? 21 दिसंबर 1968 को भेजा गया। जैसा कि आपको पता है, अपोलो यान के द्वारा ही 20 जुलाई 1969 को क्या अपोलो 11 20 दिसंबर 69 को 20 दिसंबर 19 तीन एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे भेजे गए थे, तीन एस्ट्रोनॉट्स नासा के भेजे गए तीन एस्ट्रोनॉट्स में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ने चांद की पर कदम रखा था। चांद की सतह पर कदम रखने वाले कौन थे? पहले तो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील जो 1969 पहली बार चांद की सतह पर उतरे थे, और फिर उसके बाद में तुरंत एडविन एल्ड्रिन उतरे थे, और साथ में कॉलिंस थे जो ऊपर जो चंद्रयान के साथ गया वो प्लेन था उसको उड़ा रहे थे, जो यान था उसको बाहर से उड़ा रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो अपोलो 8 मिशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध है। अपोलो 8 मिशन 21 दिसंबर 1968 को भेजा गया था। ये अभी इसमें से एक एस्ट्रोनॉट विलियम ए एंडर्स जो उनकी दुर्घटना में निधन हो गया है अमेरिका के। ठीक है, अगला देखते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर किस भारतीय संस्थान का स्थान है? तो इस पर किस भारतीय संस्थान का स्थान है? तो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, बेंगलुरु का स्थान है। किसका स्थान है? बेंगलुरु का। ठीक, दूसरे स्थान पे किसका है? तो दूसरे स्थान पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। किसका है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का, DU का है। दूसरे स्थान पे कौन है? DU। भारत का दूसरे स्थान पे कौन सा स्थान है? DU है। जो IISc बेंगलुरु है 118वां स्थान है। कौन से नंबर पे है? 118वें पोजीशन पे है। विश्व में 118वें पोजीशन पे, लेकिन भारत में ये शीर्ष स्थान पे है। भारत में शीर्ष स्थान पे कौन है? IISc बेंगलुरु है। भारत शीर्ष स्थान पे कौन है? याद रखिएगा, IISc बेंगलुरु है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 जो जारी की गई, इसमें शीर्ष पर विश्व की कौन सी संस्थान रही? तो विश्व का जो संस्थान थी, विश्व के स्तर पर MIT थी। कौन थी? MIT थी। ठीक है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT USA की। ठीक, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन जो था, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पे था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस बार तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस बार तीसरे नंबर पे है। ठीक, फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे कौन सा कॉलेज बेंगलुरु है? दूसरे नंबर पे DU रहा है। और विश्व के स्तर पर देखा जाए तो MIT जो है वो नंबर 1 पे रहा है। विश्व के स्तर पे कौन रहा है? नंबर 1 पे MIT रहा है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं। RBI के द्वारा घोषित रेपो रेट जून माह में क्या है? RBI के द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है? जून में 6.5% है। ठीक है, 6.5%
5% है। आरबीआई की द्वारा घोषित रेपो रेट है वो कितना है, 6.5% है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल को, अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आरबीआई के द्वारा 2,11,000 करोड़ का यानी 2,10,874 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किसको किया गया था? भारत सरकार को किया गया था। कितना किया गया था? 2,10,874 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, सरप्लस क्या होता है? आरबीआई की आय और व्यय का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? आरबीआई का सरप्लस कहलाता है। आरबीआई का आय और व्यय का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? आरबीआई का सरप्लस कहलाता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। देखिए, वित्तीय नीति है यानी वित्त से संबंधित चीजों को जारी करेगा वो कौन है? वित्त मंत्रालय है। कौन है? वित्त मंत्रालय। और मौद्रिक नीति यानी मुद्रा से संबंधित चीजों को निर्णय लेता है, मुद्रा से संबंधित चीजों पे जो भी निर्णय लेने वाला संस्था होती है वो आरबीआई। किसी भी देश में मुद्रा से संबंधित जो चीजें नियंत्रित करती है वो होता है उस देश का जो मुख्य बैंक होता है, उस देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो नियंत्रित करता है को। और मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारत में जो संस्था अधिकृत की गई है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति समीक्षा करती है हर 2 महीने पर। कितने महीने पर करती है? हर 2 महीने पर करती है। यानी मौद्रिक नीति समीक्षा जो होती है, मौद्रिक नीति समीक्षा, मौद्रिक नीति समीक्षा कितने महीने पे होती है? हर 2 माह पे होती है। 2 माह के अंतराल पे, 2 माह के अंतराल पे। ठीक है, 2 माह के अंतराल पे की जाती है। ठीक, तो आरबीआई के द्वारा इसमें रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर ना फिर एसएलआर ये सारी जारी की जाती है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह रेट होता है जब कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है। जब कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो आरबीआई के द्वारा जिस दर पर उस बैंक को उपलब्ध कराया जाता है लोन या उस दर पे जो उधार उपलब्ध कराया जाता है साल टर्म के लिए यानी बहुत कम समय के लिए, ये 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का। साल टर्म के लिए आरबीआई के द्वारा बैंकों को जिस ब्याज दर पे उपलब्ध कराया जाता है, जो लोन कराया जाता है वो होता है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। याद रखिएगा दोस्तों कि रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई के द्वारा बैंकों को, यानी आप जानते ही होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक है, यानी बहुत सारे बैंक है भारत में। ठीक है, तो उन बैंकों को आरबीआई उन बैंकों को जिस दर से उपलब्ध कराती है साल टर्म लोन, कौन सा लोन? साल टर्म लोन। वो क्या होता है? साल टर्म लोन उपलब्ध कराती है, वो होता है क्या? रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट। अब इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब मान लीजिए बैंक के पास अगर कोई अपना सरप्लस है, यानी बैंक अपना कुछ पैसा इकट्ठा है किया हुआ है तो वो रख देगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई के द्वारा जिस दर से बैंकों को क्या उपलब्ध कराया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज उपलब्ध कराया जाता है। जिस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है यानी जिस दर से वो उनको क्या करेगा? ब्याज देगा, जो उनको ब्याज उपलब्ध कराएगा, यानी जो आप पैसा जमा करेंगे उस पे जो ब्याज देगा आरबीआई, यानी बैंक जो पैसा जमा करेंगे आरबीआई के पास, बैंक जो रखेंगे वो क्या करेगा? आरबीआई उस पर जो ब्याज उपलब्ध कराएगा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अंतर आ गया होगा कि आरबीआई जो ऋण देता है, ऋण पर ब्याज किसको? बैंकों से जो करता है। ठीक है, आरबीआई ऋण पर ब्याज बैंकों से जो प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई ऋण पर जो बैंकों से ब्याज प्राप्त करता है वो क्या होता है? रेपो रेट होता है। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है आरआरआर, रिवर्स रेट क्या होता है? आरबीआई, ठीक है, ऋण पर आरबीआई जमा पर बैंकों को जो ब्याज देता है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। कैश रिजर्व रेशियो होता है कि जो बैंक होते हैं उन बैंकों के द्वारा अपनी जो परिचालन स्थिति है उसको सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ मुद्रा कैश रखनी पड़ती है, कुछ मुद्रा कैश में रखनी पड़ती है। वो लगभग 20% के आसपास रहती है। कितनी रहती है? 20% के आसपास रहती है। उसको क्या करते हैं? ये 20% के आसपास तो कैश के रूप में रखते हैं बैंक।
वो अगले वीडियो में हम इसी समझ लेंगे कि रिवर्स रेपो रेट, एलआर, सीआरआर ये सारी चीजें क्या हैं, उसको एक साथ एक वीडियो में समझ लेंगे। तब तक हम लोग सिर्फ आरबीआई के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझ के आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आरबीआई अगला है कि नागी और नकटी रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है? नागी व नकटी रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है? यह है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार जिसकी राजधानी क्या है? पटना। बिहार जिसकी राजधानी क्या है? पटना। पटना में ही अभी हाल ही में आप जानते ही हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। पटना में डाल्फिन अनुसंधान केंद्र भी है। पटना में डाल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो बिहार। नागी व नकटी रामसर साइट किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है। नागी व नकटी रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रामसर साइट के बारे में। रामसर क्या है? रामसर ईरान में एक जगह थी। कहाँ? ईरान में एक जगह है। ईरान में जगह है। रामसर क्या है? ईरान में एक जगह है। ठीक, रामसर ईरान में एक जगह है और इस जगह के इसी जगह पर 2 फरवरी 1971 को, कब? 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए। कौन सा सम्मेलन हुआ था? रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन हुआ था किसके लिए? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ। और फिर 1997 से क्या हुआ? 1997 से रामसर आर्द्र भूमि दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी से। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 1997 में यह घोषणा कर दी गई कि 2 फरवरी 1971 से क्या मनाया जाएगा? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। 2 फरवरी 1971 से क्या मनाया जाएगा? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब 2 फरवरी 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाने की घोषणा हुई। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। ईरान में एक जगह है। अब विश्व के स्तर पर रामसर भूमियों को घोषित किया जाता है। भारत में जो अभी जो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2024 में मनाया गया। 2024 इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। थीम क्या थी? थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक, याद रखिएगा। नागी और नकटी रामसर साइट कहाँ पे है? बिहार में है। रामसर जो सम्मेलन हुआ था ईरान में एक जगह है रामसर, 2 फरवरी 1971 को हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। 1997 यह घोषणा की गई कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी मनाया जाएगा। 2024 में जो मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस, उसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो भारत में रामसर साइट की संख्या है। भारत में रामसर साइट कितनी है? 82। टोटल कितनी है? 82। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 82 है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 82 है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो रामसर साइट वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पे कहाँ है? तीसरे नंबर पे कहाँ है? ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का छोड़ दीजिए। पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कुल 14 है रामसर साइट हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में कुल 10 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? 10। यूपी में कितनी है? 10। उत्तर प्रदेश में जो 10 है उसके लिए कोड याद रखिएगा, उ सास पास नवास सूर है बखीरा। ठीक, कोड क्या रखिएगा? उ सास पास नवास सूर है बखीरा। कोड क्या याद रखेगा? उ सास पास नवास सूर है बखीरा। ठीक है, उ सास पास नवास सूर है बखीरा। उ से क्या है? उ से क्या है? ऊपरी गंगा। उ से क्या है? ऊपरी गंगा। उ से क्या है? ऊपरी गंगा है। उ से क्या है? ऊपरी गंगा है। ठीक, उ से क्या है? ऊपरी गंगा है। सा से क्या है? सा से क्या है? सा से क्या है? उ सा, सा स शांडी है। सा से क्या है? शांडी है। स से है समरसपुर। क्या है? समरसपुर। ठीक, पा से क्या है? पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा है। ठीक, फिर क्या है?
अगले स से क्या है? समान। अगले स से क्या है? समान। फिर क्या है? नवाबगंज। क्या है? नवाबगंज। 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 स से क्या है? सरसई। स से क्या है? सरसई। फिर है सूर सरोवर। क्या है? सूर सरोवर। क्या है? सूर सरोवर। है से है हैदरगढ़। है से क्या है? हैदरगढ़। हैदरगढ़। और बखीरा से क्या है? बखीरा। संत कबीर नगर में कहाँ है? बखीरा। ठीक। ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा सांडी। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो ऊपरी गंगा सांडी, फिर समरसपुर, पार्वती अर्गा, समान, नवाबगंज, सरसई, सूर सरोवर, हैदरगढ़ और बखीरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर प्रदेश के 10 हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला घोषित किया गया था ऊपरी गंगा को 2004 में। सबसे पहले किसको घोषित किया गया था? ऊपरी गंगा को। किसको घोषित किया गया था? ऊपरी गंगा को। ठीक है। दूसरे नंबर पे सांडी, तीसरे नंबर पे समरपुर, चौथे नंबर पे पार्वती अर्गा, फिर समान है, फिर नवाबगंज है, सरसई है, हैदरगढ़ है, सूर सरोवर है, हैदरगढ़ है, फिर बखीरा है। ठीक है। अब देख लेते हैं ऊपरी गंगा की नहर क्या है? नहर है, उसको से पता नहीं। सांडी कहाँ पे है? सांडी कहाँ है? सांडी कहाँ है? हरदोई में है। हरदोई याद रखिएगा। सांडी किस जिले में है? हरदोई में है। फिर कहाँ है? रायबरेली। समरसपुर है रायबरेली। ठीक। समरसपुर रायबरेली है। ठीक। पार्वती अर्गा गोंडा में। गोंडा। पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा में। समान कहाँ पे है? समा मैनपुरी। कहाँ पे है? मैन में। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव। नवाबगंज है कहाँ है? सरसई और इटावा है आगरा में। सरोवर कहाँ पे है? आगे। ठीक। और है कहाँ है? अलीगढ़। ठीक है। अलीगढ़ के कहाँ है? संत कबीर नगर में। ठीक। संत कबीर नगर। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? उस आसपास है बता सूर है बता। उस आसपास नौ है रामपुर। उस आसपास उत्तर प्रदेश के रामपुर साइड है। उस आसपास नौ उत्तर प्रदेश है। गंगा ऊपरी गंगा सांडी समर पार्वती अर्गा, फिर समान, नवाबगंज, सई, सूर और हैदर बखीरा। ठीक है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। तमिलनाडु में है 14 हैं। ठीक है। तमिलनाडु के एक बार हम राजस्थान साइड हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने बता दिया। तमिलनाडु में कुल 14 हैं। ठीक। अब विश्व में सर्वाधिक है तो विश्व में संख्या है यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। दूसरे नंबर पे कहाँ है? मैक्सिको में। दूसरे नंबर है ठीक है। तीसरे नंबर पे किस है? चीन और भारत। दोनों चीन और भारत है ना। तो सबसे अधिक जो रामसर साइड है सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। दूसरे नंबर पे मैक्सिको जिसका राजधानी मैक्सिको सिटी। चीन और भारत नंबर पे कौन है? चीन और भारत। तीसरे नंबर पे कौन है? चीन और भारत। हाँ दोस्तों, रामसर सम्मेलन से संबंधित इस प्रश्न को कोड को जरूर रखिएगा। इससे संबंधित लोक सेवा आयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हमारी उत्तर प्रदेश के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारी चीज आप जगह उपलब्ध कराई है। बड़े संन्यास ले लिए हैं। सुनील छेत्री बिहार की संन्यास ले लिए हैं। तो छेत्री का किस खेल से? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है। फुटबॉल से। फुटबॉल से। और अंतिम मैच किस देश के खिलाफ खेला इन्होंने? कुवैत के खिलाफ खेला था। किसके खिलाफ खेला था? अंतिम अपना मैच खेला था। कहाँ पे खेला था? कोलकाता में खेला था। कहाँ खेला? कोलकाता। कहाँ खेला? कोलकाता में खेला। ठीक है। ये दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है। दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल करने का खिलाड़ी है। गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है सुनील छेत्री। कौन है? दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक गोल करने वाले किस खिलाड़ी का नाम है? सुनील छेत्री का नाम है। ठीक है। सुनील छेत्री तीसरे नंबर पे है। इन्होंने 96 गोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए हैं। सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम है। सबसे अधिक का नाम किसके रिकॉर्ड है? सबसे अधिक गोल रिकॉर्ड किसके नाम है? तो गोल का रिकॉर्ड किसके नाम है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो का खिलाड़ी है, जो फुटबॉल खिलाड़ी है। दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी। आपको पता है लियोनेल मेसी को है। ठीक। और फीफा अर्जेंटीना की विजेता है और की विजेता है लियोनेल। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? बस है किसके खिलाफ खेला था? कुवैत के खिलाफ खेला था। कहां पे मैच खेला? कोलकाता में खेला। ठीक है। आईएसएस वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल किसके लिए है? तो ये सरबजोत सिंह। कौन है? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह। कौन है? सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह है। आईएसएफ वर्ल्ड कप 2023 आयोजन हो कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। ठीक है। जर्मनी में हो रहा है और वहां पर सरबजोत सिंह ने मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। आईएसएस वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता सरबजोत सिंह ने जीता। ये जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। लंबा सस्पेंशन किस देश में हंगरी में कहाँ खुला है? हंगरी है बुडापेस्ट है। हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट है। और ये 800 मीटर है लंबा। कितना मीटर लंबा है? 800 मीटर है। ठीक है। 800 मीटर लंबाई है इसकी और 1.2 मीटर चौड़ाई है। 1.2 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई। ठीक।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खुला? तो बुडापेस्ट में खोला गया। कहाँ खोला? हंगरी में खोला गया। हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट। इसकी लंबाई 8 मीटर, कितनी लंबाई? 800 मीटर है और इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर। हाल ही में भारत किस देश को पाकिस्तान है? किसको पाकिस्तान गया है, ठीक है। पाकिस्तान किसको बना चुना गया है? पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में यूएनएससी का आपको पता है कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है कितनी? 10। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी? 10 है। अस्थायी सदस्य देश कितनी? 10 और सदस्य अस्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी में 5 है 5, ठीक। तो अस्थायी कितने हैं? 5 है। 5 है। पाकिस्तान है, उसके साथ डेनमार्क है, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया, ठीक है। 5 जो 26 2025 से 2027 के चुना गया है। कौन कौन से देश? डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया। इसका राजधानी मोगादिश, पनामा, पनामा सिटी, ग्रीस, एथेंस, डेनमार्क, डेनमार्क, कोपेनहेगन। आपको पता ही है ग्रीस में पनामा, पनामा सिटी है और सोमालिया मोगादिश। सोमालिया क्या है? मोगादिश। अफ्रीका में है, मिडिल में ग्रीन यूरो है। पाकिस्तान एशिया का देश है, ठीक है। एशिया का देश है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के और संख्या कितनी है? 5। रुचि क्या होगी? फुर। रुचि हो गई फुर, ठीक है। अस्थायी देश कौन हो? रूस, चीन, फिर फ्रांस, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर 5 कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस और यूएसए। यूके नहीं है, यूएसए है। यूएसए, ठीक है। रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए, चीन, फ्रांस, यूएसए और यू। यहाँ दोस्तों रूस, चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके, ठीक है। रुचि फू, ठीक है। फू क्या बोलेंगे? अस्थायी बोलेंगे रुचि फू। क्या रुचि फू, ठीक है। रूस, चीन, यूएसए, यूके, रूस जिसकी है मॉस्को, फ्रांस जिसकी नहीं है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस जिसकी राजधानी उन्होंने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया? नेशनल असेंबली को भंग कर फ्रांस से फ्रांस में फिर से जिसने अपने असेंबली का नियमन कर दिया प्रधानमंत्री बनता है को मिलेंगे। इससे जिसकी राजधानी क्या? वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? किस नदी किनारे है? पोर्टो में। लंदन किस नदी किनारे? की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1919 को विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसमें जो 6 सदस्य हैं, 6 भाग हैं, यूएस यूएनएसए जो 5 हैं, मिला हुआ है, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, जो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो रुचि को रूस, चीन, फ्रांस, रूस, चीन जैसे और यूके, ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और हाल ही में 5 और चुने गए, वो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। ग्रीस, ठीक है। एचआईवी जो बीमारी है, इसका संबंध किसे है? वायरस है जो हाल ही में फैलने वाला वायरस है, पक्षी से फैलने वाला वायरस है, ठीक है। पक्षी से बर्ड फ्लू, ठीक है। एंटीवायरस मंत्री से घातक रीडिंग में रहने की होता है कि बहुत पैंडेमिक पे आएगा तो इस बारे में जानिए। अगला है विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून को है, 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा कब है? थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा 24 थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा। जी हाँ, याद क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए अप्रत्याशित के लिए तैयारी। थीम क्या? अप्रत्याशित के लिए तैयारी। अच्छा, अप्रत्याशित के लिए तैयारी। यहाँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखेंगे क्योंकि ये जो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आने वाली जो 22 अक्टूबर संभावित की जाएंगी, ये दोनों अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इन दोनों प्रश्नों को देखते हुए करंट अफेयर की श्रृंखला करंट अफेयर उसको मैं एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए कोशिश करूंगा कि आप वीडियो को जरूर देखिए, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। कि असफलता की सीढ़ी करने की असफलता की सड़क होता है, असफलता की सीढ़ी को प्राप्त करना, असफलता की सीढ़ी को असफलता की सड़क पाना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।